आहिल की जब आंख खुली तो नब्या का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। आहिल ने शायद पहली बार उसे इतने गौर से देखा था। गोरा रंग, पतले गुलाबी होंठ और होठों के बिल्कुल ऊपर छोटा सा काला तिल। सोती हुई बहुत मासूम लग रही थी वो, और चेहरे पर आई बालों की लटें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। आहिल ने न जाने किस एहसास से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर आई हुई जुल्फों को पीछे हटा दिया। ये उसने क्यों किया, उसे खुद भी नहीं समझ आया। वो जल्दी से अपने आप को संभालता हुआ घर में ही बने एक जिम की तरफ बढ़ गया। नव्या नाश्ते के लिए पहुंची तो दाई माँ को किचन में देखकर वो भी उनके पीछे किचन की तरफ बढ़ गई। काम करते हुए दाई माँ के हाथ पर गर्म पानी जा गिरा, जिसे देखकर नव्या तुरंत आगे बढ़ी और दाई माँ का हाथ पकड़कर ठंडे पानी में डुबो दिया और कहने लगी, दाई माँ क्या कर रहे हो आप? जब घर में खाना बनाने के लिए कुक रखे हुए हैं तो आप किचन में क्या कर रहे हो? देखिए हाथ जल गया ना आपका। आप चलिए यहाँ से। दाई माँ, लेकिन बहू रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना हाथ भी नहीं जला। नव्या, मुझे दिख रहा है कि कितना जला है। आप बैठिए यहाँ। नव्या ने उन्हें चेयर पर बिठाते हुए कहा। नव्या जल्दी से दवा लेकर आई और उनके हाथ पर फूंक मारते हुए दवा उनके हाथ पर लगाने लगी और पूछा, बहुत जल रहा है क्या? दाई माँ ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, बहू रानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो इतना दर्द हो भी नहीं रहा जितना दर्द मैं आपके चेहरे पर महसूस कर रही हूँ। नव्या, आज के बाद आप किचन में बिल्कुल नहीं जाएंगी। नव्या ने थोड़े गुस्से से कहा। अब तक आहिल भी वहां पहुंच चुका था, जिसे देखकर दाई माँ ने कहा, देखा बाबा आपने, आपकी दुल्हन मुझे छोटे बच्चे के जैसे डांट रही है। आहिल, बिल्कुल ठीक कह रही है वो। दाई माँ, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? दिखाइए कितना हाथ जला है। आहिल ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, दाई माँ, तुम दोनों एक जैसे हो। जरा सा हाथ जला है, कोई तूफान नहीं आया है। मैं अगर किचन का थोड़ा बहुत काम करना भी छोड़ दूं, मैं तो ऐसे खाली बैठी बैठी पागल हो जाऊंगी। आहिल, लेकिन दाई माँ, दाई माँ, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। आप दोनों ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, जल्दी से नाश्ता करना शुरू करो। नव्या, हम नाश्ता करेंगे, पर आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेंगी। नव्या दाई माँ के मना करने के बावजूद उन्हें बड़े प्यार से नाश्ता सर्व करती है, जिसे देखकर आहिल के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है और वो मन में कहता है, यार इतनी भी बुरी नहीं हो तुम जितना मैं तुम्हें समझता था। वो कहते हैं ना, नज़रिया बदलने से हमें उनमें भी अच्छाइयाँ दिखने लग जाती हैं जिनको कभी हम देखना भी पसंद नहीं करते। आज ऑफिस में नव्या बहुत हैरान परेशान थी, क्योंकि लंच टाइम होने को था और आहिल ने एक बार भी उसे अपने केबिन में नहीं बुलाया था। नहीं तो अब तक वो ना जाने कितनी बार उसे बेवजह बुलाकर किसी न किसी बात पर सुना ही देता था। और अब तो नव्या भी चुप नहीं रहती थी। इसी तरह उन दोनों की अच्छी खासी बहस हो जाती थी। आज उसको बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो खुद ही आहिल के केबिन में पहुंच गई। आहिल ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, यस नव्या, एनी प्रॉब्लम? नव्या तो उसकी स्माइल देखकर बेहोश होने को हो गई और अपने आप को संभालते हुए बोली, आहिल तुम ठीक तो हो ना? आहिल ने अपनी चेयर से खड़े होकर नव्या के नज़दीक आकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्या बात है, बहुत फिक्र हो रही है आज अपने पति की। नव्या आहिल की बात पर हड़बड़ा गई और कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये कहकर वो जल्दी से केबिन से बाहर निकलने लगी तो आहिल ने कहा, वैसे लंच टाइम हो गया है, आज तुम्हें भूख नहीं लगी? आहिल के पूछने पर नव्या लंच के लिए रुक गई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ने एक साथ बिना झगड़े खाना खा लिया हो। नव्या के गले से तो ये बात नीचे उतर ही नहीं रही थी। उसने आहिल के माथे को हाथ से छुआ तो आहिल ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? नव्या, चेक कर रही थी तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया है। आहिल, नबी तुम पागल हो गई हो। नव्या, मुझे तो तुम्हारे दिमाग में फर्क लग रहा है। आहिल, यू नो व्हाट, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आहिल के इस तरह बोलने पर नव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मन में कहा, डोंट वरी नव्या, सब नॉर्मल है। ये सोचते हुए केबिन से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से आहिल के केबिन में आई और कहने लगी, आहिल मुझे तुमसे बात करनी है। आहिल, बोलो। नव्या, आहिल मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज ऑफिस के बाद माँ पापा से मिलने चली जाऊं।
आहिल हैरानी से, तुम मुझसे पूछ रही हो? नव्या, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तुम आओगे तो माँ पापा को अच्छा लगेगा। आहिल, ओके, ऑफिस के बाद चलते हैं। आहिल और नव्या को देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। पायल तो भागते हुए दोनों के गले लग गई और कहने लगी, दी जीजू, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। नव्या और आहिल अभिनव जी और आरती जी से मिले। उन्होंने बड़े प्यार से उन दोनों का स्वागत किया। हमेशा की तरह आरती जी के गले लगकर आहिल ने एक सुकून सा महसूस किया। आरती जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो मिलने आ गए। हम सब आप दोनों की ही बातें कर रहे थे। आहिल, माँ अपने दिल से पुकारा और हम हाजिर हो गए। आरती जी चाय बनाने आई तो नव्या भी उनके साथ साथ ही चली आई। आरती जी ने नव्या से पूछा, बेटा कैसी हो तुम, ठीक हो ना? नव्या माँ को साइड से हक करते हुए, मेरी प्यारी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आरती जी, नव्या तुम खुश हो ना? नव्या, माँ फिक्र क्यों कर रही हो, मेरी तरफ देखो, आपको मैं खुश नजर नहीं आ रही क्या? आरती जी, बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि तुम पुरानी बातों को भुलाकर आहिल के साथ खुश रहो। नव्या चाय लेकर बाहर आई। सभी को चाय देने के बाद नव्या ने जब आहिल की तरफ चाय बढ़ाई तो उसने चाय के कप के साथ उसके हाथ को भी पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, थैंक यू। नव्या ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे घूरते हुए आगे बढ़ गई। चाय नाश्ता करने के बाद सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते जब भी नव्या की नज़र आहिल की तरफ उठती तो आहिल उसे मुस्कुराते हुए देखता, जिसे देखकर नव्या ने मन में कहा, कितना बड़ा नौटंकी है, आज तो चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही है। वैसे तो दिन भर अपने सड़ू अवतार में घूमता रहता है, यहाँ सभी को अपना महान रूप जो दिखाना है। आहिल ने सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखकर पायल से कहा, ये पेंटिंग कितनी अच्छी है, कहाँ से खरीदी? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं से नहीं, ये तो आपकी वाइफ के हाथों का कमाल है। आहिल हैरानी से, रियली, आई डोंट बिलीव दिस। नव्या थोड़ी रुखाई से बोली, क्यों, इसमें बिलीव न करने वाली कौन सी बात है? ऐसी न जाने कितनी पेंटिंग मैंने बना रखी हैं। उसके इस तरह बोलने पर सभी उसे देखने लगे तो आहिल ने जल्दी से बात संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नबी गुस्सा क्यों कर रही हो यार, तुमने कभी बताया नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? चलो हम सबसे पहले तुम्हारी सभी पेंटिंग्स देखते हैं। आहिल नव्या का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ। नव्या ने गुस्से से उसे घूरा और ना चाहते हुए उसके साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गई और रूम में पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? आहिल, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती? नव्या, जब से तुम आए हो तुम जो हरकतें कर रहे हो तुम्हें समझ आ रही हैं? आहिल, नव्या वाकई में तुम में कॉमन सेंस की बहुत कमी है, तुम्हें नहीं पता लग रहा मैं ये क्यों कर रहा हूँ? नव्या कुछ कहती इससे पहले ही आरती जी वहाँ आ गईं और कहने लगीं, क्या हुआ? नव्या, कुछ भी नहीं माँ, बस मैं पेंटिंग्स दिखाने जा रही थी। आरती जी आहिल से, बेटा आपको खाने में क्या पसंद है? आहिल, माँ आप जो प्यार से बनाएंगी वही मुझे पसंद है। आरती जी के जाने के बाद आहिल गुस्से में बिना पेंटिंग्स देखे वहाँ से चला गया। रात के डिनर तक आहिल ने नव्या से कोई बात नहीं की। वो पायल के साथ ही इधर उधर की बातों में लगा रहा। क्योंकि कल संडे था इसलिए डिनर के बाद किसी ने उन्हें घर जाने नहीं दिया और वो दोनों आज रात के लिए वहीं रुक गए। रात को आहिल और नव्या सोने के लिए जा रहे थे तो आरती जी ने नव्या से कहा, नव्या मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ चलो। पायल, आइए जीजू, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ आती हूँ। पायल आहिल को रूम तक ले जाती है। पायल आहिल को रूम दिखाती है तो आहिल पायल से पूछता है, ये रूम किसका है? पायल, ये पहले मेरा और दी का हुआ करता था, पर उनकी शादी के बाद मुझे इस रूम में उनकी कमी बहुत महसूस होती थी, इसलिए हमने ये रूम आपके और दी के लिए सेट कर दिया। यहाँ पर दी की बचपन से लेकर अब तक की यादें जुड़ी हुई हैं। आपको अच्छा नहीं लगा ये रूम? आहिल, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और ये बुक्स, ये भी तुम्हारी दी की हैं? पायल, नहीं, ये बुक्स मेरी हैं। आहिल, अच्छा तो तुम्हें भी बुक्स पढ़ने का शौक है? पायल, मतलब आपको भी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं, फिर तो हमारी खूब जमेगी। आहिल उसकी बुक्स का कलेक्शन देखता है और कहता है,
तुम कभी घर आना, मैं तुम्हें अपना बुक कलेक्शन दिखाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। पायल, आपको और क्या क्या पसंद है? आहिल, मुझे पुराने गाने सुनना पसंद है। म्यूजिक से इंसान अपना सारा स्ट्रेस भूल जाता है। पायल, बात तो आपकी सही है। वैसे दी को भी पुराने गाने बहुत पसंद हैं, पर पता नहीं ये माँ और दी ऐसी कौन सी बातों में उलझ गईं। नव्या ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? आप किसी बात से परेशान लग रहे हो? आरती जी ने नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, परेशान तो मैं हूँ नव्या, जब से तुम आए हो मैंने नोटिस किया है कि तुम दोनों में एक खिंचाव सा है। तुम आहिल से कितनी बेरुखी से पेश आ रही हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? बताओ नव्या, क्या तुमने इस शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। ये कहते हुए आरती जी की आंखों से आंसू बह उठे। अपनी बेटी की चिंता ने उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया था। नव्या आरती जी को संभालती है और उनके आंसू साफ करते हुए कहती है, माँ जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिश्ता ऐसा ही है जिसमें नोक झोंक चलती रहती है, जब तक वो मुझे परेशान ना करें और जब तक मैं जवाब में गुस्सा ना करूं, हमारा दिन ही नहीं निकलता। लेकिन माँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। माँ, यकीन मानो, आपकी बेटी बहुत खुश है। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। आरती जी को उसकी बातें सुनकर कुछ तसल्ली हो जाती है और वो नव्या को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, अगर तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। बहुत देर हो गई है, आहिल तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जाओ तुम भी आराम कर लो। नव्या रूम में आती है तो आहिल अब तक सो चुका था, पर नव्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ की बातें उसके जहन से निकल ही नहीं रही थीं। इसी कश्मकश में न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। अगली सुबह नव्या ने आहिल से कहा, आहिल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आहिल, प्लीज नव्या, सुबह सुबह नहीं। नव्या, एक बार सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो माँ हमारे लिए बहुत परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। हमें उनके सामने थोड़ा अच्छे से रहना होगा। आहिल ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्य हो गया मैं तो। शुक्र है मेरी बीबी को ये बात समझ तो आई। जिन्हें तुम मेरी सो कॉल्ड हरकतें कह रही थीं, वो मैं इसीलिए कर रहा था डार्लिंग, ताकि कोई हमारे रिश्ते पर सवाल ना उठाए, कोई तुम पर सवाल ना उठाए। पर नहीं, मेरी तो हर बात तुम्हें जहर लगती है। मेरी तो शक्ल देखकर तुम में चुड़ैल की आत्मा आ जाती है और तुम मुझ पर बरसने लग जाती हो। आहिल लगातार बोले जा रहा था कि अचानक नव्या अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसके सीने से जा लगी। आहिल तो एकदम शॉक्ड हो गया। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गईं। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नबी क्या कर रही हो? पहली बार आहिल को एक मीठा सा खूबसूरत एहसास महसूस हुआ, जिससे उसके दिल के तार झंझना उठे। नव्या के इस तरह सीने से लग जाने से आहिल का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये एक ऐसा खूबसूरत एहसास था जो उसके दिल ने पहली दफा महसूस किया था। अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नबी क्या कर रही हो? नव्या, आहिल प्लीज कुछ मत कहना, माँ हमारी तरफ ही आ रही हैं। नव्या ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। आहिल ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। आरती जी उन्हें ऐसे देखकर वहीं से वापस मुड़ गईं। नव्या कुछ पल यूं ही खड़ी रही तो आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, नबी अगर तुम्हारा मन है तो हम ऐसे ही जितनी देर तुम चाहो उतनी देर खड़े रह सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे माँ कब की जा चुकी हैं। नव्या को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो झेप सी गई और उससे अलग होते हुए जल्दी से वहां से जाने लगी। तो आहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो, अपने पति को एक कप कॉफी तो पिला दो। नव्या, ला रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। आहिल, ये अच्छा है, तुम खुद जो मर्जी करो और मेरे हाथ पकड़ने से भी ऐतराज है। नव्या, वो क्या है ना डियर हस्बैंड, तुम हाथ छोड़ोगे तभी मैं जा पाऊंगी। नव्या ने नाटकीय अंदाज में कहा। आहिल ने उसका हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है जाओ। जैसे ही नव्या ने कदम बढ़ाए तो आहिल ने कहा, सुनो। नव्या इरिटेट होते हुए, अब क्या है? आहिल, वो रात को पायल बता रही थी कि तुम बहुत टेस्टी कचौरियाँ बनाती हो। यार, मेरा तुम्हारे हाथ की कचौरियाँ खाने का बहुत मन हो रहा है। नव्या, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कचौरियाँ बनाऊंगी? आहिल, ऑफ कोर्स यार,
तुम्हें प्यार से बनानी चाहिए। नव्या, नो नेवर। आहिल, ओके ठीक है, फिर मैं माँ से जाकर कहूँगा कि मैं इतने प्यार से नबी को कचौरियाँ बनाने के लिए कह रहा हूँ, पर नबी मेरी बात मान ही नहीं रही। नव्या गुस्से से, मौके का फ़ायदा उठाओ तुम, मैं भी उन कचौरियों में जहर मिलाकर तुम्हें खिला दूंगी। आहिल हंसते हुए, तुम्हारे हाथ से जहर भी हम हंसते हंसते खा लेंगे। आहिल ने दिल पर हाथ रखकर कहा, तो नव्या गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। नव्या को किचन में देखकर पायल ने कहा, अरे दी, आप क्या बनाने की तैयारी में हो? नव्या, आहिल का कचौरियाँ खाने का मन है, बस वही बना रही हूँ। पायल नव्या को साइड से हक करते हुए कहती है, हाउ स्वीट। नव्या फीका सा मुस्कुरा देती है और मन में कहती है, हाउ स्वीट की बच्ची, सब तेरा ही किया धरा है। तभी नव्या के फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आती है। नव्या पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। नव्या पहले ही इरिटेट थी, ऊपर से जब फ़ोन पर किसी ने कुछ नहीं बोला तो उसने गुस्से से कहा, बात नहीं करनी होती तो फ़ोन क्यों करते हो? ये कहकर गुस्से से फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ जिसने फ़ोन किया था उसने नव्या की आवाज़ सुनकर फ़ोन दिल से लगा लिया। पायल, क्या हुआ दी, किस पर इतना गुस्सा कर रही हो? नव्या, अजीब है ना लोग, फ़ोन करते हैं और बोलते भी नहीं। पायल, जाने दो ना दी, आपकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर डर गया होगा। नव्या, बकवास बंद कर और सारा सामान मुझे निकाल कर दे। पायल ने सारा सामान निकाल दिया और नव्या की मदद करने लगी। सामान में जब उसने पीनट मूंगफली देखी तो उसे उस दिन की बात याद आ गई, जब वो आहिल के घर में किचन से बाहर निकल रही थी तो जाते जाते उसने सुना दोनों को आपस में बात कर रहे थे कि आहिल सर के खाने में पीनट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उन्हें पीनट से एलर्जी है। ये बात याद आते ही नव्या के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने मन में कहा, बहुत परेशान किया है तुमने मुझे आहिल, कभी खुजली कभी बाथरूम में बंद, आज बदला लेने का सही वक्त है। तुम्हें मेरे हाथ की कचौरियाँ खानी है ना? मैं प्यार से तुम्हें अपने हाथों की बनी कचौरियाँ खिलाऊंगी। नव्या ने पीनट को अच्छी तरह से ग्राइंड करके कचौरियों के मसाले में मिक्स कर दिया और जल्दी से कचौरियाँ तल दी। नव्या जब आहिल को कचौरियाँ सर्व करने लगी, आहिल ने नव्या से धीरे से पूछा, सचमुच जहर तो नहीं मिलाया? नव्या, खाओगे तो पता चल जाएगा। सभी बड़े मज़े से कचौरियाँ खाने लगे तो आरती जी ने आहिल से पूछा, कैसी लगी नव्या के हाथ की कचौरियाँ? आहिल, अच्छी हैं, पर इनका टेस्ट दाई माँ की कचौरियों से थोड़ा अलग है। नव्या झूठी उदासी दिखाते हुए, मतलब तुम्हें अच्छी नहीं लगी? आहिल, नहीं नबी, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत टेस्टी हैं। नव्या, इसी बात पर तुम्हें और खानी पड़ेंगी। आहिल के मना करने के बावजूद नव्या ने उसे और कचौरियाँ खिला दी। थोड़ी देर के बाद ही आहिल को अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसने मन में सोचा, ये इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आहिल बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगा। नव्या ने आहिल को इस तरह बेचैन देखा तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई, जिसे उसने छिपाते हुए झूठी फिक्र दिखाते हुए आहिल से पूछा, आहिल क्या हुआ, सब ठीक है ना? आहिल, नहीं नबी, कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत घबराहट हो रही है। नव्या, ओ, शायद ज़्यादा फ्राइड खा लिया इसीलिए ऐसा हो रहा हो। आहिल, आई डोंट नो यार। जैसे जैसे पीनट उसकी बॉडी पर अपना असर दिखा रही थी उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तो उसकी सांस भी उखड़ने लगी थी। नव्या का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वो तो अपनी पुरानी चीज़ों को देखने में गुम थी। आहिल की सांसें उखड़ने लगीं, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पास में ही खड़ी हुई नव्या को आवाज़ नहीं लगा पाया और वो बेहाल होकर तड़पने लगा। नव्या की नज़र उस पर पड़ी तो उसके हाथों में पकड़ा हुआ शोपीस गिर गया और वो भागते हुए आहिल के पास गई और कहा, आहिल, ये क्या हो गया तुम्हें? फिर उसने जल्दी से पुकारा, माँ पापा जल्दी आइए। आहिल की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत घबरा गए और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया। नव्या के जहन में तो ये ख्याल दूर दूर तक नहीं था कि आहिल की ऐसी हालत हो जाएगी। उसका मन गिल्ट से भर गया था और आंसू लगातार बह रहे थे। वो अपने आप को दुत्कार रही थी, नव्या तू बदला लेने के चक्कर में इतना गिर गई कि तुमने उसकी जान की परवाह भी नहीं की। दाई माँ और जिया भी ये खबर सुनते ही तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दाई माँ ने
नब्या से पूछा, अचानक क्या हो गया बाबा को? नब्या, दाई माँ अचानक से आहल को घबराहट होने लगी और थोड़ी ही देर में उनकी हालत खराब हो गई, सांस उखड़ने लगी। नब्या ने रोते रोते कहा, दाई माँ, पर ऐसा होने की कोई वजह भी तो होगी। उन्होंने क्या खाया था? पायल, आंटी उन्होंने कचौरियाँ खाई थीं और तो कुछ भी नहीं खाया। दाई माँ का कुछ सोचकर दिल दहल गया। फिर अपने शक की पुष्टि करते हुए उन्होंने नब्या से पूछा, बहुरानी, कहीं उन कचौरियों में मूंगफली तो नहीं थी? नब्या ने हाँ में सर हिलाया तो दाई माँ ने अफसोस से आंखें बंद कर लीं। आंसू उनकी आंखों से टपक पड़े। उन्होंने नब्या को कंधों से झकझोरते हुए कहा, ये क्या कर दिया आपने बहुरानी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप आहल बाबा की दुल्हन हैं और आपको ये नहीं पता कि मूंगफली आहल बाबा के लिए जहर के समान है। नब्या दाई माँ का हाथ पकड़कर कुछ बोलने को हुई तो दाई माँ ने गुस्से से नब्या का हाथ झटक दिया और वहीं बेंच पर बैठकर रोने लगीं। आरती जी उनके पास बैठकर उन्हें दिलासा देने लगीं। आहिल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप हौसला रखिए। नब्या ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। ये सुनकर नब्या का मन और भी गिल्ट से भर गया। सभी एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। जिया ने नब्या को यूं रोते हुए देखकर कहा, नब्या प्लीज चुप हो जाओ, भाई ठीक हो जाएंगे। और रही बात माँ की, तो वो तो आहल भाई को एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनकी ऐसी हालत देखकर वो तुम पर इतना गुस्सा कर बैठी। तुम उनको समझने की कोशिश करना, उनकी बात दिल से मत लगाना। वो आहल भाई से बहुत प्यार करती हैं। तभी डॉक्टर बाहर निकला तो अभिनव जी ने जल्दी से पूछा, हमारा बेटा कैसा है? डॉक्टर, देखिए पेशेंट स्टेबल नहीं हो पा रहा। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? पेशेंट को इतनी हाई एलर्जी होने के बाद भी उसे पीनट खिला दिया। अब हमें अपना काम करने दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनते ही सभी का दिल टूट सा गया। सभी आहल के लिए दिल से दुआ कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि हंसते खेलते अचानक ऐसा कुछ भी हो जाएगा। नब्या ने बाहर शीशे से आहल को देखा। ऑक्सीजन मास्क लगा होने के बावजूद वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसे इस तरह तड़पता देखकर नब्या की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो उसे इस तरह तड़पता देख नहीं पाई और एक कोने में बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी। पायल ने उसे गले लगाकर चुप कराते हुए कहा, दी प्लीज ऐसे मत रोइए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे चलेगा? कुछ घंटों के मुश्किल इंतजार के बाद जब डॉक्टर ने आकर कहा कि अब पेशेंट स्टेबल है तो सबने राहत की सांस ली। आहल अभी तक दवाइयों और इंजेक्शन की वजह से बेहोश था। दाई माँ आहल के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रही थीं। आहल को होश आते ही दाई माँ ने उसे सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप ठीक हो ना? जान निकाल दी थी आपने मेरी। आपकी ऐसी हालत देखकर मैं कितना घबरा गई थी जानते हैं आप? ये कहते हुए दाई माँ के आंसू लगातार बह रहे थे। आहल उनके आंसू साफ करते हुए, आपको पता है ना, आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। क्यों रो रहे हो आप? मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। दाई माँ ने आहल को एक बार फिर से सीने से लगा लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। सभी आहल से मिलने आए। सब आहल को सही सलामत देखकर सुकून महसूस कर रहे थे और इन सब के पीछे खड़ी थी नब्या, जो खुद को इस सब का कसूरवार मानते हुए खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। सबने मिलने के बाद आहल की नज़र नब्या को तलाशती हुई सबके पीछे खड़ी नब्या पर गई। उस समय नब्या का चेहरा मुरझाया हुआ और बेजान था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नब्या ने खुद पर आहल की नज़रों को महसूस किया तो उसकी नज़रें आहल की तरफ उठ गईं और उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके चेहरे पर आ गिरे। आहल को नब्या की ऐसी हालत देखकर न जाने क्यों एक दर्द सा महसूस हुआ और उसकी आंखों के आंसुओं ने आहल के दिल को कचोट कर रख दिया और उसकी आंखों में भी नमी आ गई। आहल अब हॉस्पिटल से घर आ चुका था। घर पर दाई माँ उसकी छोटी से छोटी बात की जिम्मेदारी खुद ले रखी थी। नब्या से अभी तक उनकी नाराजगी कायम थी। नब्या मन में सोचती है, दाई माँ,
अब उससे इतनी नाराज हैं। अगर उन्हें पता चला कि ये सब मैंने जानबूझकर किया था तो वो क्या करेंगी। ये सोचकर उसका दिल घबरा सा गया था। आहिल पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे नब्या की खामोशी बहुत अखर रही थी। वो हॉस्पिटल से ही बिल्कुल खामोश थी। आहिल ने उसकी खामोशी तोड़ने के लिए कहा, नबी, अफसोस कर रही हो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। नब्या हैरानी से आहिल की तरफ देखती है तो आहिल ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने तो साफ साफ कहा था कि तुम मुझे जहर मिलाकर दोगी। मैं ही तुम्हारी बातों को मजाक समझ बैठा, पर मैं तो फिर भी बच गया। आहिल की बात सुनकर नब्या के रुके हुए आंसू बेतहासा बह उठे, जिसे देखकर आहिल ने कहा, नबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने सोचा था तुम मुझसे लड़ोगी, झगड़ा करोगी। तुम्हारी खामोशी से परेशान हो गया था यार। प्लीज अब ये रोना बंद कर दो। आहिल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तभी दाई माँ रूम में आती हैं तो नब्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ देती है। दाई माँ, बाबा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप लाई हूँ, चलिए इसे पी लीजिए, पर इससे पहले आपको दवा खानी है। फिर सर पर हाथ मारते हुए कहती हैं, मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। दवा के लिए गर्म पानी तो किचन में ही रह गया, मैं अभी लाती हूँ। नब्या, दाई माँ आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। आप तो रहने ही दीजिए। दाई माँ ने उसे हाथ दिखाकर गुस्से से कहा। नब्या की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। ये देखकर आहिल ने बड़े प्यार से दाई माँ से कहा, दाई माँ, ये क्या कर रहे हो आप? नब्या ने जानबूझकर कुछ नहीं किया और आप मान सकते हो कि वो ऐसा कुछ कर सकती है? आपको याद है जब आपका हाथ जरा सा जल गया था तो नब्या कितनी परेशान हो गई थी? आपको लगता है वो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाएगी? दाई माँ, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। प्लीज आप उस पर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ ना। नब्या ने भी अपने कान पकड़ते हुए दाई माँ से कहा, सॉरी दाई माँ, गलती हो गई। दाई माँ ने आगे बढ़कर नब्या को गले से लगा लिया और कहा, मुझे आप पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था बहू रानी, पर आहिल बाबा की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। नब्या, आपने मुझे अपना समझकर ही गुस्सा किया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा दाई माँ। इतने में आहिल बोल उठा, शुक्र है आप दोनों की सुलह हो गई, वरना सास बहू के झगड़े में मैं बेचारा पिस जाता। दाई माँ, बाबा आप तो कुछ भी बोलते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और बहू रानी, आप तो गर्म पानी लाने वाली थीं, अभी तक यहीं खड़ी हो। नब्या, जी अभी लाती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। नब्या और दाई माँ के बीच मनमुटाव तो मिट गया था, पर आहिल की बातें नब्या के कानों में गूंज रही थीं, उसे अंदर तक कचोट रही थीं। वो खुद से ही बात कर रही थी। आहिल ने कितने विश्वास के साथ कह दिया कि नब्या ऐसा नहीं कर सकती, पर मैंने ऐसा किया है, जानबूझकर किया है। फिर भी मैं सबके सामने चुप रही, किसी को कुछ नहीं बताया। ये गिल्ट मुझे चैन से नहीं रहने देगा। फिर उसने पक्का इरादा करते हुए कहा, नहीं, भले ही मैं सबके सामने चुप रही, पर मैं आहिल को सब कुछ सच सच बता दूंगी। इसके बाद चाहे वो मुझ पर गुस्सा करें या सभी को सच बता दें, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। ये सोचते हुए वो आहिल के पास रूम में पहुंच गई। आहिल आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोलीं और नब्या को सामने देखकर कहा, नबी कहाँ थीं तुम अब तक? यार, इस बिस्तर पर लेटे हुए बहुत बोर हो गया हूँ। नब्या आहिल के पास बिस्तर पर बैठ गई और उसने कहा, आहिल, मुझे तुमसे बात करनी है। आहिल, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ बात ही कर लो। नब्या, आहिल, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। आहिल, ओ कम ऑन यार, फिर से वही बात। नब्या, बात वही है, पर पूरी बात तुम्हें नहीं पता। आहिल, मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें पीनट से एलर्जी है। मैंने ये जानते हुए भी उन कचौरियों में पीनट मिलाई थी। आहिल नब्या की बात सुनकर हैरानी रह गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि नब्या ऐसा जानबूझकर किया है। आहिल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने गुस्से से नब्या की कलाई पकड़ते हुए कहा, मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और तुम क्या निकली? सचमुच मारना चाहती थी मुझे? इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे नब्या? आहिल ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नब्या, नहीं आहिल, नहीं, मैंने ऐसा किया सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए, ना कि तुम्हारी जान लेने के लिए। मुझे नहीं पता था
कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नव्या के आंसू एक बार फिर से बह उठे। आहिल, मैं तो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करूं, फिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूं? तुम तो मेरे पति हो। आहिल प्लीज़ ट्रस्ट मी, नव्या ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। नव्या को आंखों में आहिल को झूठ कहीं नजर नहीं आया और उसने नव्या को अपनी ओर खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई ट्रस्ट यू नबी। नव्या भी उसकी बाहों में सिमट गई। उसके आंसू आहिल की शर्ट को भिगो रहे थे। आहिल ने अपने एक हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, नबी प्लीज डोंट क्राई। तुम्हारे ये आंसू ना मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। सुबह नव्या ने जब आहिल को ऑफिस के कपड़ों में देखा तो कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके इस सवाल पर आहिल ने बनावटी मुस्कुराते हुए कहा, पार्क में घूमने जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नव्या, मेरे कहने का मतलब था कि अगर तुम ऑफिस जाने का सोच रहे हो ना तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। आहिल, क्यों? मैं ऑफिस क्यों नहीं जा सकता? नव्या, डॉक्टर ने तुम्हें 2-3 दिन रेस्ट करने को कहा है। आहिल, बहुत हो गई रेस्ट, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। तुम्हें तो पता है ना आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नव्या, लेकिन दाई माँ ने सख्ती से कहा है कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे। आहिल, दाई माँ को मैं मना लूंगा। और सुनो, तुम भी दाई माँ के सामने यही कहना कि मेरा आज ऑफिस जाना जरूरी है। आहिल जब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो दाई माँ ने उसे ऑफिस के कपड़ों में देखकर कहा, बाबा ये सब क्या है? आपको पता है डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आहिल, पता है दाई माँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मेरा जाना जरूरी है। आप चाहें तो नव्या से पूछ लीजिए। नव्या, हाँ दाई माँ, मीटिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आहिल वो मीटिंग तो रजत भी संभाल सकते हैं ना। तुम्हें अपनी सेहत के बारे में भी सोचना चाहिए। नव्या के इस तरह बोलने पर आहिल ने उसे तीखी नज़रों से देखा और दाई माँ से कहा, दाई माँ प्लीज़ समझिए, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। दाई माँ कुछ बोलती उससे पहले नव्या बोल उठी, दाई माँ, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आहिल को इन 2-3 दिनों में फीवर भी हो सकता है। अगर ऑफिस में हो गया तो। आहिल, नव्या तुम प्लीज चुप रहोगी? दाई माँ बिल्कुल सही कह रही है वो, 2 दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आहिल, लेकिन दाई माँ, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, आप ऑफिस नहीं जा रहे, अब इस बात पर कोई बहस नहीं। ये बात सुनकर नव्या को हंसी आ गई। आहिल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा तो उसने जल्दी से हंसी को दबा लिया। कमरे में आकर आहिल ने गुस्से से अपना कोट उतारते हुए बिस्तर पर पटक दिया और गुस्से से अपने शूज उतारने लगा, जिसे देखकर नव्या ने कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आहिल, तुम तो चुप ही रहो, धोखेबाज कहीं की। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो वही कहा जो तुम्हारे लिए सही था। इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आहिल, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ऑफिस किस खुशी में नहीं जा रही? आहिल की बात सुनकर नव्या आहिल के करीब आ जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि क्योंकि ऑफिस में मेरा अपने सड़ू बॉस के बिना दिल नहीं लगता। ये कहते हुए नव्या खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। ये सुनकर आहिल का दिल धड़क उठा और वो नव्या की हंसी में खो गया। तभी नव्या का फोन रिंग हुआ तो आहिल का ध्यान उससे हटा और वो मुस्कुराने लगा। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। नव्या ने फ़ोन पिक किया। आवाज़ सही नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कमरे से बाहर निकलकर कहा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कैसी हो जान? कब से तुम्हारी आवाज़ सुनने को कान तरस गए थे। नव्या, रॉन्ग नंबर। ये कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट जाने पर वो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, जान रॉन्ग नहीं, बिल्कुल राइट नंबर हूँ तुम्हारा। नव्या मन में पता नहीं कौन था, कुछ भी बकवास कर रहा था। आहिल को अपने काम के बिना कहाँ चैन पड़ता, इसलिए उसने मीटिंग को ऑनलाइन करने का डिसाइड कर लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद आहिल फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। ये देखकर नव्या से रहा नहीं गया तो वो स्टडी रूम, जो कि उसके बेडरूम से अटैच्ड था, में आ पहुंची, जहां आहिल अपने लैपटॉप में खोया हुआ था। नव्या ने कहा, आहिल बस बहुत हुआ,
बस बंद करो इसे, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। आहिल, नबी बस 5 मिनट और। नब्या ने आगे बढ़कर उसका लैपटॉप बंद कर दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी यहाँ से चलो। आहिल को नब्या का यूं हक से उसका हाथ पकड़ना और अपनी बात मनवाना बहुत अच्छा लगा और वो चुपचाप नब्या के साथ चल दिया। आहिल का हाथ पकड़ने पर नब्या को एहसास हुआ कि उसका हाथ बहुत गर्म है। उसने आहिल के माथे को छुआ तो वो बुखार से जल रहा था। अब नब्या को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कितने जिद्दी हो तुम, किसी की बात तो माननी ही नहीं है। कहा था रेस्ट कर लो, पर नहीं, अब फीवर हो गया ना, अब तो खुश हो। नब्या उसे डांट रही थी और आहिल उसे इस तरह डांटता देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर नब्या ने चिढ़ते हुए कहा, ये हंसी किस बात की आ रही है? तुम रुको अभी, मैं दाई माँ को बुलाकर लाती हूँ, फिर तुम सुधरोगे। नब्या जाने लगी तो आहिल ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नबी प्लीज उन्हें मत बताओ, वो बेवजह परेशान हो जाएंगी। सॉरी यार। आहिल के इस तरह कहने पर नब्या रुक गई और उसे मेडिसिन देते हुए कहने लगी, इसे खाओ और चुपचाप लेट जाओ। आहिल ने मेडिसिन ले ली और बिस्तर पर लेट गया। नब्या रूम से बाहर जाने लगी तो आहिल ने कहा, कहाँ जा रही हो? नब्या, डोंट वरी, दाई माँ को नहीं बताने जा रही। कुछ ही देर में नब्या ठंडा पानी ले आई और आहिल के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी ताकि फीवर जल्दी सही हो सके। आहिल नब्या का हाथ पकड़कर कहने लगा, नबी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मेडिसिन ले ली है, थोड़ी देर में उसका असर हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। नब्या, तुम चुपचाप लेटे रहो, अगर इतनी ही फिक्र थी तो पहले ही मेरी बात मान लेते, अब मुझे जो करना है करने दो। आहिल बुखार से तप रहा था। मेडिसिन और ठंडे पानी की पट्टियों से उसे राहत मिली और वो नींद की आगोश में चला गया। आधी रात के वक्त जब आहिल की नींद खुली तो नब्या उसके सर से सर टिकाकर बैठे बैठे ही सो गई थी। आहिल ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कान खुद ब खुद उसके चेहरे पर छा गई। उसने बड़े आराम से नब्या को बिस्तर पर सीधा लिटा दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके पास लेटते हुए उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा और सोचने लगा, तुम वही लड़की हो जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता था और आज तुम्हें थोड़ी देर अपने आसपास ना देखूं तो दिल बेचैन उठता है। क्यों तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो गई हो? क्यों तुम्हारे पास आने से ये दिल जोर से धड़कना शुरू कर देता है? क्यों मुझे तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है? क्यों हर बात में तुमसे उलझना अच्छा लगता है? क्यों तुम मुझ पर अपना हक जमा कर मुझे अपनी तरफ खींचती हो? मैं जितना तुम्हें देखता हूँ उतना ही तुम्हारे बारे में सोचता ही चला जाता हूँ। कहीं मुझे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया नब्या? ये सोचते हुए उसका मन एक खूबसूरत एहसास से भर गया और उसने कहा, यस, शायद मेरा दिल सही कह रहा है, तुम मेरा पहला प्यार हो नबी। एक ऐसा एहसास जो तुमसे पहले कभी किसी और के लिए इस दिल ने महसूस नहीं किया। ये सोचते हुए उसने आगे बढ़कर नब्या के माथे पर किस कर दी। ये किस आहिल के पहले प्यार की पहली निशानी थी अपनी नब्या के लिए। इन बीते दिनों में नब्या ने जिस अपनेपन से उसकी हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा और उसकी केयर की, इस बात को आहिल ने दिल से महसूस किया। उसने नब्या से लगाव तो न जाने कब से हो गया था, पर दिमाग इस बात को इतनी आसानी से मानने को तैयार ही नहीं था। पर अब इस दिल और दिमाग की लड़ाई में आहिल ने अपने दिल को चुन लिया था और वो अपने इस फैसले से बहुत खुश था। सची कहते हैं, प्यार कभी जिंदगी में बताकर नहीं आता, ये तो बस हो जाता है। आहिल आज 3 दिन बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने नब्या की तरफ देखा और पूछा, नबी आज तो तुम ऑफिस चल रही हो ना मेरे साथ? आज तो दिल ना लगने का तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। नब्या, मिस्टर आहिल मित्तल, आजकल तुम मेरी बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगे हो। मैं बस मजाक कर रही थी। ये कहते हुए वॉशरूम में चली जाती है तो आहिल मुस्कुराते हुए कहता है, नबी तुम्हारी बातों को नहीं, मैंने तो तुम्हें सीरियसली ले लिया है। आहिल गाड़ी के साथ टेक लगाकर नब्या का इंतजार कर रहा था। पहले यही इंतजार उसे झुंझलाहट से भर देता था, पर आज उसे नबी का इंतजार करना अच्छा लग रहा था। नब्या लगभग भागती हुई उसके पास आई। उसे उम्मीद थी कि आज तो आहिल उसे बहुत सुनाने वाला है। उसने आते ही कहा, सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। आहिल मुस्कुराते हुए, इट्स ओके नबी, अब ऑफिस चलें। नब्या आहिल के इस बदले बिहेवियर को देखती रह गई
और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठकर आहिल ने गाड़ी स्टार्ट की और म्यूजिक ऑन कर दिया। ये गाना शायद आहिल के दिल के हाल को अच्छी तरह से बयां कर रहा था। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। शाम को आहिल नब्या ऑफिस से घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें अपनी गाड़ी बीच रास्ते में रोकनी पड़ी। तभी एक छोटा सा लड़का फूल लेकर आहिल के पास आया और फूल खरीदने की रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, सर ये फूल ले लीजिए, एकदम ताज़ा है, मैडम को बहुत पसंद आएंगे। आहिल ने मुस्कुराते हुए उससे ये फूल खरीद लिए और नब्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए मैडम, दिस इज़ फॉर यू। नब्या ने भी उसी अंदाज में फूल पकड़ते हुए कहा, थैंक यू डियर हस्बैंड। इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए। नब्या एक पल के लिए आहिल की हंसी में खो गई और उसने मन में सोचा, इतने सड़ू भी नहीं हो तुम, थोड़े से स्वीट भी हो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी। आहिल को भी नब्या का डियर हस्बैंड बुलाना एक सुकून सा दे गया। उसने नब्या को देखकर मन में सोचा, नबी मैं तो तुम पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या महसूस करती हो। नबी क्या तुम्हारे मन में है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। इन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि कोई और भी इन्हें देख रहा है। मानव, जिसकी गाड़ी इनकी गाड़ी के बिल्कुल बराबर आकर रुकी थी, कि निगाहें इन दोनों पर टिकी हुई थीं। वो अपनी नबी को महीनों बाद देख रहा था, वो भी अपने पति के साथ। नबी को किसी और के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। नब्या को अपने पति के साथ इस तरह देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे छुपाने के लिए उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न से उनके विचारों की तंद्रा टूटी। दोनों एकदम से असहज हो गए, पर जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और घर की तरफ निकल लिए। आहिल और नब्या दोनों किसी बात पर मुस्कुराते हुए घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो हॉल में सोफे पर बैठी जैसे उनका ही रास्ता देख रही थी, वो लड़की काफ़ी मॉडर्न थी। उसने पिंक कलर के टॉप के साथ छोटी सी ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और हाई हील पहनी हुई थी। कमर तक आते बाल खुले हुए छोड़े थे। कजरारी आंखें उसे बहुत दिलकश दिखा रही थीं। जैसे ही उस लड़की की नज़र आहिल पर पड़ी तो उसका चेहरा चमक उठा। उसने झट से दौड़ते हुए आहिल को गले से लगा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नब्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वो तो अपने सामने उस लड़की को यूं आहिल के साथ चिपके हुए देखती रह गई। आहिल को देखते ही उस लड़की ने गले से लगा लिया और कहा, आहिल आई मिस यू सो मच। आहिल आई मिस यू टू किट्टू। नब्या को आहिल का उससे ऐसे गले लगना न जाने क्यों चुभ सा गया, जिसे आहिल की नज़रों ने भी महसूस कर लिया था। उसने किट्टू को खुद से अलग करते हुए पूछा, तुम अचानक यहाँ कैसे? आहिल ने हैरानी से पूछा, किट्टू क्या बताऊँ यार, वही ऑफिस वही मीटिंग्स, बहुत बोर हो गई थी तो मैंने डैड का सीधा साधा बोल दिया, डैड आई वांट ए ब्रेक, और मैं सीधा तुम्हारे पास चली आई। तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुमसे मिलने इंडिया ज़रूर आऊँगी, तो बस मैं आ गई। आहिल, काफ़ी अच्छी हिंदी बोलने लगी हो। मैंने तो सोचा था मेरे आने के बाद तुम मेरी सिखाई हिंदी भी भूल जाओगी। किट्टू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं भूल सकती। आहिल नब्या से, नब्या ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है कृतिका, हम यूएस में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। किट्टू, थे का क्या मतलब, अब नहीं है? आहिल, नहीं यार, हम फ्रेंड हैं और हमेशा फ्रेंड रहेंगे। किट्टू, मीट माय वाइफ नब्या। आहिल ने नब्या का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए कहा। कृतिका आहिल की बात सुनकर हैरानी रह गई। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए हैंडबैग से ही उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, झूठे धोखेबाज, मुझसे क्या कहते थे कि जब भी मेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो सबसे पहले मुझे बताओगे, और यहाँ तो तुमने शादी करके ही बताना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे होते हैं दोस्त। मैं स्पेशली तुमसे मिलने इंडिया आई और तुमने तो मुझे शॉक्ड ही कर दिया। आहिल ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास थमाते हुए कहा, शांत हो जा यार, मैं बताने ही वाला था।
कृतिका, कब बताने वाले थे? वैसे टाइम कितना हो गया तुम्हारी शादी को? आहिल धीरे से, 5 मंथ्स। कृतिका, वाह, और तुम अभी सोच ही रहे थे कि बताऊं या नहीं? सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारी कोई दोस्त भी है? आहिल, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। कृतिका, ऐसी ही बात है, मुझे तुझ जैसे दोस्त से कोई बात नहीं करनी है। आहिल, अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर उसके पास जाकर धीरे से कहा, किट्टू यार, मुझसे बाद में लड़ लेना, पहले नब्या से तो मिल ले यार, उसे कैसा लग रहा होगा। कृतिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नब्या से कहा, सॉरी नब्या, इस इडियट की वजह से तो मैं तुमसे ठीक से मिल ही नहीं पाई। फिर आगे बढ़कर उसने नब्या को गले से लगा लिया। नब्या भी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और फिर गुस्से से आहिल की तरफ देखते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आहिल, आओ तुम्हें दाई माँ और जिया से भी मिलवा देता हूँ। कृतिका, कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तुमने उनके बारे में इतनी बातें बताई हुई थीं कि जब मैं उनसे मिली तो लगा ही नहीं कि पहली बार उनसे मिली हूँ, ऐसा लगा कब से उन्हें जानती हूँ। आहिल, तुमने आने से पहले बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। कृतिका, सरप्राइज देना चाहती थी तुझे, पर तूने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। आहिल, कितनी बार सॉरी कहूँ यार, अब मान भी जा। कृतिका, चल छोड़, मैंने तुझे बख्श दिया। आहिल सीने पर हाथ रखकर सिर को झुकाते हुए बोला, शुक्रिया। रात को डिनर के बाद न जाने कितनी देर आपस में बातें करते रहे। नब्या ज़्यादातर खामोशी थी क्योंकि आहिल और कृतिका अपने कॉलेज के किस्से सुनाए जा रहे थे। नब्या को यूं खामोश देखकर कृतिका ने नब्या से पूछा, नब्या, मैंने इतनी बातें बताईं अपने और आहिल के बारे में, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ, तुम आहिल से कब मिली, कैसे आहिल ने तुम्हें प्रपोज किया और तुम्हारी शादी कैसे हुई? मुझे सब जानना है। कृतिका की बात सुनकर नब्या कंफ्यूज्ड हो गई और सोचने लगी कि वो क्या बताए शादी के बारे में। नब्या को चुप देखकर आहिल बोल उठा, किट्टू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर नब्या हैरानी से आहिल की तरफ देखने लगी तो आहिल ने आंखों के इशारे से उसे रिलैक्स होने को कहा। आहिल, मेरा मतलब है कि हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। फैमिली वालों ने हम दोनों के आगे ये प्रपोजल रखा और हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। हमें भी ये प्रपोजल अच्छा लगा और हमने हाँ कर दी। कृतिका को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा पर वो चुपी रही। नब्या ने कहा, आप दोनों बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर नब्या वहाँ से चली गई। आहिल उसके चले जाने से उदास सा हो गया। उसके जाते ही आहिल ने कहा, किट्टू, तुम भी रेस्ट कर लो, बातें तो कल भी हो जाएंगी। ये कहकर आहिल जाने को हुआ तो कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चले जाना, पर मेरी एक बात का मुझे जवाब देते जाओ। आहिल, कौन सी बात किट्टू? कृतिका, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो कभी अरेंज मैरिज करना नहीं चाहते थे, फिर अचानक ये सब। उधर नब्या नींद का बहाना करके वहाँ से चली आई, पर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। आहिल का कृतिका को गले लगाना, कृतिका का उस पर हक जमाना, यूं आहिल का हाथ थामे बैठे रहना। कृतिका आहिल के बारे में छोटी छोटी बात जानती थी जो उसे आहिल के साथ इतने महीनों में भी पता नहीं थी। कृतिका की आहिल से नज़दीकी न जाने क्यों नब्या को बहुत चुभ रही थी। हालांकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और बेस्ट फ्रेंड में तो ये सब चलता ही रहता है, पर फिर भी उसके दिल का सुकून मिट सा गया था। वो खुद अपने मन की हालत को समझ नहीं पा रही थी। आहिल ने कृतिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नब्या से जुड़ी हुई थी। शायद हमें ऐसे ही मिलना था। कहते हैं गॉड की प्लानिंग इंसान की प्लानिंग से बेटर होती है, और नब्या से शादी करने के बाद मुझे भी इस बात पर यकीन हो गया है। उसने मेरे लिए सबसे बेस्ट लड़की को चुना है। आहिल जब ये बातें बता रहा था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और अलग सी ही खुशी थी, जिसे कृतिका ने महसूस करते हुए कहा, बहुत प्यार करते हो ना तुम नब्या से? आहिल मुस्कुराते हुए, यस, आई एम इन लव, प्यार तो हो गया है मुझे उससे। कृतिका ने ये सुनते ही आहिल को गले लगाते हुए कहा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। दूसरी तरफ नब्या करवटें बदलती रही पर सो नहीं पाई। पानी पीने को उठी
तो पानी खत्म था। पानी लेने के लिए बाहर निकली तो कृतिका को आहिल के गले लगा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसके दिल ने एक दर्द सा महसूस किया और उसकी आंखें नम हो गईं। मेरी आंख में आंसू नहीं, बस कुछ नमी है, वजह तू नहीं, तेरी ये कमी है। जब से कृतिका आई थी तब से नव्या को बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था और ये लाजमी भी था क्योंकि आहिल और नव्या लगभग सारा दिन एक साथ रहते थे, ऑफिस में एक साथ, उसके बाद घर में साथ साथ। और इस साथ में उनकी कभी गुस्से भरी तो कभी प्यार भरी नोकझोंक चलती रहती थी। नव्या इन सब की इतनी आदी हो चुकी थी, ये उसको अब एहसास हो रहा था। आहिल के साथ उसकी आदत में शामिल हो जाना, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आहिल का वक्त जो सिर्फ उसका हुआ करता था वो आज कृतिका के साथ बट गया था। ये बात नव्या को आहत कर रही थी। कृतिका बड़े आराम से मूवी देखने में बिजी थी। आहिल ने आकर उससे कहा, किट्टू सुनना, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। किट्टू बोलना, उसने स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए कहा। आहिल ने उससे रिमोट छीनकर मूवी बंद कर दी और कहा, ऐसे सुनेगी तू मेरी बात? तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ये बात यहाँ नहीं बता सकता। किट्टू, क्या यार, इतनी अच्छी मूवी थी, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तू थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? आहिल, ऐसी ही बात है, अब तू चलेगी? किट्टू, हाँ यार चलती हूँ। दोनों बाहर की तरफ निकल गए थे कि नव्या, जो दीवार की ओट में उनकी बातें सुन रही थी, उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? किट्टू कुछ बोलने को हुई, उससे पहले आहिल बोल उठा, नबी एक छोटा सा काम था, बस यूं गए और यूं आए। ये कहकर वो जल्दी से कृतिका का हाथ पकड़कर जल्दी से वहां से निकल गया। नव्या ने गुस्से से अपना रुख मोड़ लिया। घर से बाहर निकलते ही किट्टू ने आहिल का हाथ झटकते हुए कहा, ऐसे कैसे तू आ गया यार? नव्या को कितना बुरा लगा होगा। आहिल, जानता हूँ उसको बुरा लगा होगा, पर यह बात उसके सामने नहीं कर सकता था। किट्टू, अब बताएगा भी? आहिल, परसों मेरी नबी का बर्थडे है और मैं उसके बर्थडे पर एक सरप्राइज पार्टी रखना चाहता हूँ। ऐसी सरप्राइज पार्टी जिसमें हर एक चीज़, हर एक मोमेंट मेरी नबी की पसंद का हो। मैं चाहता हूँ शादी के बाद का ये पहला बर्थडे बहुत यूनिक हो और इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। किट्टू खुशी से, ओह वाओ, आई एम रेडी, तू बोल क्या करना है? आहिल, सबसे पहली और ज़रूरी बात, तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि बातें तुम्हारे पेट में पचती नहीं हैं और जुबान फिसली जाती है। और दूसरी बात, दोनों फैमिलीज को इस बात के लिए मानना होगा कि कोई भी नव्या को पार्टी से पहले बर्थडे विश ना करे। आई नो यार, नबी बहुत उदास हो जाएगी, पर बाद में जब सब एक साथ उसे विश करेंगे तो उसका गुस्सा, उदासी सब चुटकियों में गायब हो जाएगी। हमारे पास बस कल का दिन है सारी तैयारियां करने के लिए। सबसे पहले नबी की विश लिस्ट बनाते हैं और इस काम में एक ही शख्स मेरी मदद कर सकता है। किट्टू, और वो कौन है? आहिल, पायल, नव्या की छोटी बहन। आहिल ने पूरे जोरों शोरों से नव्या के बर्थडे की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पायल और कृतिका भी नव्या के बर्थडे को बेस्ट बनाने की कोशिश में जुट गईं। जिया को नव्या के साथ रहने के लिए कहा गया ताकि नव्या को किसी बात पर शक ना हो जाए। अगले दिन ऑफिस में आहिल थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया क्योंकि कुछ अर्जेंट था। वो जल्दी से सब निपटा कर वहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि उसे कृतिका के साथ बाकी बची शॉपिंग कंप्लीट करनी थी। नव्या को अब आहिल की हरकतों से झुंझलाहट हो रही थी। वो नव्या को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। नव्या आहिल के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए नव्या ने आहिल के केबिन में आकर कहा, आहिल, आज ऑफिस के बाद शॉपिंग चलें। नव्या ने आहिल को आज पहली बार शॉपिंग के लिए पूछा था। आहिल का मन था कि अभी अपनी नबी के साथ चला जाए, पर उसके पास सिर्फ आज का ही दिन था और काम बहुत पेंडिंग थे। उसने अपना मन मारते हुए नव्या से कहा, नबी, एक्चुअली मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं बस निकल ही रहा था। इफ़ यू डोंट माइंड, हम किसी और दिन चलें। नव्या को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर क्यों पूछा, पर वो खामोशी से उसके केबिन से चली गई। आहिल ने भी उसकी उदासी को महसूस कर लिया था। उसने अपने मन में कहा, सॉरी नबी, तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। नव्या घर पर पहुंची तो कृतिका घर पर नहीं थी और आहिल भी अभी तक लौटा नहीं था। एक बार फिर उसे उदासी ने घेर लिया।
अपना मन बहलाने के लिए वो जिया को लेकर शॉपिंग के लिए निकल गई। शॉपिंग करते हुए उसका मूड थोड़ा सा तो अच्छा हो गया था। शॉपिंग करते हुए नव्या की नज़र अचानक आहिल और कृतिका पर पड़ी, जो उस वक्त उसी शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। उन दोनों को एक साथ वहां देखकर नव्या के पैर वहीं जम गए और आंखें नम हो गईं। गुस्से की बजाय नव्या को उन्हें देखकर तकलीफ महसूस हो रही थी। तभी जिया ने कहा, अरे नव्या, यहाँ क्यों रुक गई, चलें। नव्या उसके साथ खामोशी से चल तो दी, पर दिल में एक तूफान सा उमड़ गया। उसका मन चाह रहा था कि अभी आहिल से जाकर बात करे, पर वो यहाँ कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। रात को आहिल काफी देर से घर पहुंचा और सुबह नव्या के जागने से पहले ही वहां से गायब था। आज नव्या का बर्थडे था, पर इन दिनों उसका दिमाग इतना परेशान था कि उसे अपना बर्थडे तक याद नहीं था। वो आहिल से सीधे बात करना चाहती थी, पर ऐसा मौका उसे मिल ही नहीं रहा था। शाम होने को थी। आहिल ने आज ऑफिस में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। सुबह से आहिल के इस तरह गायब हो जाने से नव्या बहुत बेचैन हो गई थी, और अब ये बेचैनी काफी हद तक गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। इसलिए वो ऑफिस से जल्दी निकल पड़ी। नव्या अपने रूम में बैठी हुई इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। तभी आहिल ने उसके पास आते हुए कहा, नव्या, आज ऑफिस से जल्दी आ गई, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नव्या, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? आहिल, लेना देना क्यों नहीं, मेरी वाइफ की हर परेशानी जानने का मुझे पूरा हक है। ये बात सुनते ही नव्या को बहुत गुस्सा आ गया और उसने आहिल के सामने खड़े होकर कहा, रियली आहिल मित्तल, तुम्हें याद है कि तुम्हारी कोई वाइफ भी है? आहिल मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचते हुए कहता है, ऐसी वाइफ को कोई भला भूल सकता है? नव्या गुस्से से, डोंट टच मी, ऐसा कंसर्न अपनी किट्टू के लिए बचा कर रखो। आहिल, हम दोनों के बीच में अचानक से ये किट्टू कहाँ से आ गई? नव्या, तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है नव्या, जैसा तुम समझ रही हो। नव्या प्लीज, आज ये बात नहीं करते, इन सब बातों को कल के लिए छोड़ देते हैं। नव्या, क्यों, अपने बारे में सच सुना नहीं जा रहा? मैं तुम्हारे करेक्टर का तुम्हें आईना दिखा रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। अपनी वाइफ को तुम कहते हो कि तुम बिजी हो और उस किट्टू के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। मेरे सामने तुम उससे बात नहीं करते, तुम्हें अकेले में वो बात करनी होती है। ऐसी क्या बात होती है आहिल? तुम अपने ही घर में अपनी बीबी के सामने दोस्ती के नाम पर जो मर्जी गुल खिलाओ, वो सही है, और ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। जब इंसान ही गलत हो तो उसे गलत ही समझा जाएगा। आहिल, बस करो दी, और कितना सुनाओगे आप? पीछे से पायल की आवाज आई। आहिल नव्या के लगाए इल्जामों से बुरी तरह हर्ट हो चुका था। जिसकी खुशी के लिए वो ये सब कर रहा था, वही उसे इतना गलत समझ रही थी। पर अपनी नबी के इतने खास दिन पर वो उसे कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे उसे तकलीफ हो। इसलिए वो खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। पर दरवाजे पर खड़ी पायल से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, बस करो दी, और कितना सुनाओगी आप? आहिल पायल की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गया और उसे धीरे से कहने लगा, पायल, उसे तैयार करवा कर पार्टी में ले आना प्लीज, अभी गेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। और पायल प्लीज, उसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो आज के दिन हर्ट हो जाए। पहले ही 2 दिन से बहुत परेशान कर दिया उसको। पायल, डोंट वरी जीजू, मैं संभाल लूंगी। पायल नव्या की तरफ बढ़ गई और कहने लगी, क्या हो गया दी आपको? आप ऐसे कैसे जीजू को बोल सकती हो? नव्या, जब पूरी बात पता ना हो तो उस बारे में बोलना नहीं चाहिए। पायल, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जब पूरी बात पता ना हो तो ऐसे इल्जाम नहीं लगाए जाते। नव्या, पायल, तुम हमेशा उसकी फेवर क्यों करती हो? हमेशा तुम्हें मैं गलत और वो सही क्यों लगता है? पायल नव्या को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। उसे पता था वो अभी कुछ भी कहेगी तो नव्या को गलत लगेगा। इसलिए उसने बात ना बढ़ाते हुए बड़े प्यार से नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, दी, आप मुझसे प्यार करते हो ना? प्लीज, बिना कोई सवाल जवाब किए जैसा मैं कहती हूँ वैसे कीजिए। आई एम श्योर आपको आपकी हर एक उलझन का हल मिल जाएगा। आप करोगे ना दी? पायल को इनकार करना नव्या के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए वो ना चाहते हुए भी पायल के कहने पर उसकी कही ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। पर इन सब में उसका दिल उलझ कर रह गया था। जब नव्या तैयार हो गई तो पायल ने उसे देखकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो आप।
अब चलिए मेरे साथ। नव्या, लेकिन जाना कहाँ है? ये सब क्या कर रही हो तुम? पायल, दी बस 2 मिनट, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पायल उसे लेकर गार्डन एरिया में पहुंच गई। वहां बिल्कुल अंधेरा था। नव्या, पायल क्या है ये सब? यहाँ क्यों लेके आई हो मुझे? तभी अचानक चारों तरफ लाइट्स ऑन हो गईं और उसके साथ साथ सभी की जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर नव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। नव्या पर फूलों की बारिश हो रही थी। ये मंजर देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे तो इस बात की हैरानी थी कि उसे अपना बर्थडे याद नहीं रहा। तभी पायल ने कहा, आप अपना बर्थडे कैसे भूल गईं? हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड बेस्ट दी एंड आई लव यू। ये कहते हुए पायल नव्या के गले लग गई। नव्या तो चारों तरफ देखती ही रह गई। पूरे गार्डन एरिया को दिलकश रोशनी में नहलाया हुआ था। सभी तरफ रेड हार्ट शेप बैलून बिखरे हुए थे। सामने गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे नव्या। ये सब देखते हुए नव्या की आंखें नम हो गईं। अभिनव जी और आरती जी ने नव्या को गले लगाते हुए बर्थडे विश किया और ढेरों आशीर्वाद दिए। नव्या ने इमोशनल होते हुए कहा, आपने सुबह से मुझे विश क्यों नहीं किया? अभिनव जी, मेरी गुड़िया, अगर विश कर देते तो तुम्हें सरप्राइज कैसे मिलता और तुम्हारे चेहरे पर ये जो खुशी है वो कैसे देख पाते? दाई माँ ने जब नव्या को विश किया तो नव्या ने उनके पैर छू लिए। दाई माँ ने नव्या को उठाकर सीने से लगा लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जिया और कृतिका ने भी उसे गले लगाते हुए बर्थडे विश किया। ऑफिस के सभी लोगों ने उसे बर्थडे विश किया। तभी पीछे से कई आवाजें एक साथ उभरी, हैप्पी बर्थडे नव्या। नव्या ने मुड़कर देखा तो बेयकीनी से उसका मुंह खुला रह गया। सामने नव्या की करीबी फ्रेंड्स थीं, जिससे नव्या का अब कांटेक्ट काफ़ी समय से छूट सा गया था। नव्या हैरानी से, तुम सब यहाँ? उनमें से एक फ्रेंड बोली, अरे भाई, जीजू ने इतने प्यार से हमें इनवाइट किया था, हमें तो आना ही था। नव्या खुशी खुशी सबसे गले मिली। नव्या की खुशी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी, पर जो इस खुशी की वजह था उसका कोई अता पता नहीं था। पायल ने जब नव्या से कहा, आप खुश हो ना? नव्या, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इतनी खुश हूँ कि तुझे बता भी नहीं सकती। आप सब ने मेरे बर्थडे को कितना स्पेशल बना दिया। पायल, ये सब कुछ जीजू ने किया है आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। और किट्टू तो इन सब में जीजू की हेल्प कर रही थी। बस आपसे बातें इसलिए छुपाई जा रही थी ताकि आपको सरप्राइज मिल सके। जीजू किट्टू के साथ शॉपिंग करने आपके लिए गए थे और आपने उन्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मानती हूँ किट्टू थोड़ी फ्रैंक है, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। दे आर जस्ट फ्रेंड्स। नव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आहिल के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया और तो और उसे इतना कुछ कह भी दिया। उसने सारी बातें एक बार फिर से सोच कर देखी तो उसका नज़रिया बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। सभी केक काटने का इंतजार कर रहे थे और नव्या की नज़रें आहिल को तलाश रही थीं। दाई माँ ने नव्या के पास आकर पूछा, बहू रानी, आहिल बाबा कहाँ हैं? 2 दिन से तो इतने उतावले हो रहे थे आपके जन्मदिन के लिए और अब खुद ही गायब हो गए। नव्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। तभी पायल ने कहा, मैं देख कर आती हूँ जीजू कहाँ रह गए। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आहिल की आवाज आई। आहिल को सामने देखकर नव्या की आंखों में नमी के साथ साथ चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। केक काटते हुए आहिल नव्या के पास खड़ा था। केक कटने के बाद केक का टुकड़ा नव्या को खिलाते हुए आहिल ने कहा, हैप्पी बर्थडे नव्या। नव्या की आंखों में आंसू भर आए। इससे पहले कि नव्या भी उसे केक खिलाती, आहिल पीछे हट गया और बाकी सब बारी बारी से नव्या को केक खिलाने लग गए। नव्या की नज़रें बार बार आहिल को ही देख रही थीं। केक कटने के बाद सभी लाइट्स ऑफ हो गईं और फिर एक स्पॉटलाइट किट्टू पर पड़ी और उसने कहा, नव्या, अब तुम्हारे बर्थडे का सबसे स्पेशल सरप्राइज तुम्हें मिलने वाला है। एक ऐसा सरप्राइज जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नव्या ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई। तभी नव्या के मम्मी पापा वहाँ आए और उन्होंने एक जानदार डांस परफॉर्मेंस दी। नव्या तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो हमेशा से ही चाहती थी कि उसके मम्मी पापा बिल्कुल हीरो हीरोइन की तरह डांस करें।
अपनी ये ख्वाहिश पूरी होने पर नव्या खुशी से झूम उठी। नव्या की कितनी ही छोटी बड़ी ख्वाहिशें जो कभी पूरी नहीं हुई थीं, वो आज उसके बर्थडे पर पूरी हो गई थीं। खुशी के साथ साथ नव्या के दिल में आहिल से बात करने की तड़प बढ़ती जा रही थी। वो अपनी बातों के लिए शर्मिंदा थी। वो उसे सॉरी कहना चाहती थी और थैंक यू भी। उसने इसके इस खास दिन को बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर करके यादगार बना दिया था। पर इस पार्टी के माहौल में कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। कोई नव्या को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। देर रात तक नव्या के जन्मदिन की पार्टी चलती रही और नव्या का इंतजार बढ़ता जा रहा था। तड़प के देखो किसी की चाहत में तो पता चले कि इंतजार क्या होता है। यूं ही मिल जाए अगर कोई बिना तड़पे तो कैसे पता चले कि प्यार क्या होता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।